सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बच्चे ऑफलाइन नहीं आए लेकिन क्लास आपकी ऑफलाइन चल रही है। नोटिफिकेशन जा चुका था कि क्लास ऑफलाइन होगी आज भी और कल भी। जो 3 दिन की छुट्टी थी वही छुट्टी आपकी रहेगी। तो जो बच्चों का मिस हो रहा है वो खुद ही अपने आप जिम्मेदार हैं। आज नहीं आए तो आप कल जरूर से आ जाएं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको छोड़ा था पिछली बार, जो सूचना के स्रोत थे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रलेखीय और एक अप्रलेखीय। प्रलेखीय के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और अप्रलेखीय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक। तो मैं आपको अप्रलेखीय स्रोत थे, अपने अप्रलेखीय स्रोत थे वो मैं आपको बताने वाली थी। अब अप्रलेखीय स्रोतों की अगर अपन बात करें तो ये है आपके नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। हेडिंग डाल लीजिए, अप्रलेखीय स्रोत या नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। अप्रलेखीय स्रोत या नॉन डॉक्यूमेंट्री, अप्रलेखीय स्रोत या नॉन डॉक्यूमेंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी आज इसके बाद लेने वाली हूं मैं। सोर्स। अब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के मैंने 2 प्रकार बताए थे आपको, एक तो है औपचारिक और दूसरा मैंने बताया आपको अनौपचारिक। अगर आप पिछली क्लास देखेंगे तो उसमें लास्ट वाली स्लाइड यही थी अपनी, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में पहले क्या लिखाया था मैंने? औपचारिक में शोध संस्थाएं, रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे होते हैं जो रिसर्च का काम ही कर रहे हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। अभी इंसडॉक नहीं है, इंसडॉक का अस्तित्व खत्म हो गया है और ये निस्केयर में परिवर्तित हो गया है, निस्केयर के अंतर्गत। तो ये निस्केयर है, ये भी क्या कर रहा है? ये भी रिसर्च कर रहा है। तो ये अगर हम बात करेंगे, औपचारिक स्रोत वो होते हैं जो कि बाध्य हैं, जो आपको एक डिग्री देंगे, डिप्लोमा देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, या किसी ना किसी प्रकार से आपकी रेगुलर या ऑनलाइन या ओपन सोर्स पर आपकी क्लासेस लेंगे और आपको एक डिग्री प्रदान करेंगे। लिखिए, औपचारिक सूचना स्रोत, औपचारिक सूचना स्रोत, औपचारिक सूचना स्रोत वे होते हैं, यूट्यूब पे लाइव करती 5 मिनट में। औपचारिक सूचना स्रोत वे होते हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों या विद्वानों द्वारा, औपचारिक रूप से शिक्षकों या विद्वानों द्वारा नियमित या ओपन कक्षाओं के माध्यम से, नियमित या ओपन कक्षाओं के माध्यम से, ओपन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर डिग्री भी दी जाती है। शिक्षा प्रदान कर डिग्री भी दी जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? घनश्याम। डिग्री भी दी जाती है। इनके निम्नलिखित प्रकार हैं, इनके निम्नलिखित प्रकार हैं। पहली है शोध संस्थाएं, इनके निम्नलिखित प्रकार हैं और पहली है शोध संस्थाएं, रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे शोध संस्थाएं। अब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत अगर हम बात करें कि कौन व्यक्ति है, जैसे इन्फ्लिबनेट है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फ्लिबनेट है, जैसे इन्फ्लिबनेट। लिखिए जैसे इन्फ्लिबनेट,
इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, और क्या हो सकता है जो रिसर्च कर रहा है? आइजलिक। आइजलिक की फुल फॉर्म पता ही है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, आइजलिक आदि। शोध संस्थाएं जैसे इन्फ्लिमनेट, आइजलिक आदि। अब ये देखिए बच्चों, आपको कोई ना कोई किसी न प्रकार की कोई आपको, यहां पर आप जा रहे हो, इन्फ्लिमनेट में जा रहे हो, आइजलिक में जा रहे हो, तो किसी ना किसी प्रकार के किसी विद्वान के द्वारा आपको किसी टॉपिक पे मौखिक रूप से जब जानकारी दी जाएगी, सम्मेलन या सेमिनार में, कार्यशाला में, यानी वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम आदि में, तो वो क्या है? औपचारिक रूप से सूचना दे रहा है आपको। और वो कौन सी संस्था है? शोध संस्था है, रिसर्च में लगी हुई है, तो वो आपको सूचना का नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है और वो आपका शोध संस्था है। दूसरी लिखिए विद्वत संस्थाएं, लर्नेड इंस्टीट्यूट्स। सेकंड है विद्वत संस्थाएं, लर्नेड इंस्टीट्यूट्स, विद्वत संस्थाएं, लर्नेड इंस्टीट्यूट्स। अब ये विद्वत संस्थाएं क्या होती है बच्चों? जैसे लर्नेड इंस्टीट्यूट्स की अगर अपन बात करें, जहां से कि व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार की, जैसे आईआईटीज है, आईआईएम है, उसी प्रकार लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एसोसिएटशिप की डिग्री कौन देता है? एसोसिएटशिप प्रदान करता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। जैसे आपका दिल्ली में एक है अभी इंस्टीट्यूट जो नया नया खुला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, वो भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपको डिग्री प्रदान करता है और बिल्कुल रिसेंट उसका सिलेबस है। इसी प्रकार अगर हम चले जाएं कि ये आपका दिल्ली में जो है, दिल्ली में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड हमें, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर से पीजी लेन है, यानी पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, या बहुत सारी इंटर्नशिप के माध्यम से यह डिग्री प्रदान करता है। दूसरी लिखिए लर्नेड इंस्टीट्यूट में लिखिए विद्वत संस्थाओं में मौखिक रूप से, विद्वत संस्थाओं में मौखिक रूप से उपस्थित होकर, विद्वत संस्थाओं में मौखिक रूप से उपस्थित होकर सूचना प्राप्त करना, विद्वत संस्थाओं में मौखिक रूप से उपस्थित होकर सूचना प्राप्त करना, जैसे डीआरटीसी, जैसे डीआरटीसी कब बना है? डीआरटीसी 1962 में। फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, डीआरटीसी। अब ये देता है एसोसिएटशिप की डिग्री। डीआरटीसी के द्वारा जो डिग्री दी जाती है वो है एसोसिएटशिप। हाँ कर दो, 2 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद दिखा। एसोसिएटशिप ये आपका एक एग्जाम में आया भी था। एसोसिएटशिप की डिग्री कौन प्रदान करता है? और वो है डीआरटीसी। तो पहली संस्था हो गई रिसर्च, दूसरी हो गई लर्नेड इंस्टीट्यूट्स, तीसरी क्या थी आपकी? विश्वविद्यालय। तीसरा है विश्वविद्यालय। अब देखो बच्चों, यूनिवर्सिटी में ज्यादातर आपको कैसी सूचना मिलती है? मौखिक। लेक्चर ही तो अटेंड करते हो आप, लिखते खुद ही हो, किताबें आपकी जो बाजार में होती है वो लिखित है। तो यूनिवर्सिटी में तीसरा लिखिए विश्वविद्यालय, सी नंबर पे आएगा विश्वविद्यालय।
और चौथा क्या लिखाया था मैंने? हाँ, औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाएं। विश्वविद्यालय चौथा लिखिए औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाएं। औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाएं। विश्वविद्यालय जैसे कुछ भी लिख दीजिए आप, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थान। अब औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान कौन है? जो पैसा कमाने के लिए हमें मौखिक रूप से इंडस्ट्री या बिजनेस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। जैसे मैंने बताया एफडीडीआई, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, या निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन। तो ये क्या है? बिजनेस और इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लिख लीजिए औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं में लिखिए जैसे निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जैसे निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन से रिलेटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन की FASHION। तो ये मैंने आपको बताई थी कुछ कौन सी संस्थाएं जो औपचारिक रूप से शिक्षा। अब निफ्ट में आपने एडमिशन ले लिया तो निफ्ट आपको डिग्री देगा, एफडीडीआई में ले लिया तो डिग्री देगा। अब जो अनौपचारिक है ना, ये आपको डिग्री नहीं देगी। अनौपचारिक संस्थाएं आपको डिग्री नहीं देगी, लेकिन फिर भी आपको मौखिक रूप से सूचना मिलेगी। पहला क्या लिखाया था मैंने अनौपचारिक में? क्या लिखाया था पहला? विद्वान व्यक्तियों से भेंट। विद्वान व्यक्तियों से भेंट। आप देखिए अनौपचारिक में मौखिक रूप सूचना मिल रही है, विद्वान व्यक्तियों से भेंट। आप ट्रेन में जा रहे हो जयपुर से ग्वालियर, और आपको कहीं ट्रेन में कोई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोफेशनल मिल गया, या डेलनेट का कोई मेंबर मिल गया, या इन्फ्लिपनेट का कोई व्यक्ति मिल गया, जिससे आपने बातचीत करके और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के बारे में जाना। तो ये क्या हो गया? विद्वान व्यक्तियों से भेंट करके मौखिक रूप से आपको सूचना मिली है। लिखिए विद्वान व्यक्तियों से भेंट। दूसरा क्या था? मित्रों से वार्ता, सबसे ज्यादा आपको सूचना। और तीसरा है सम्मेलन या समारोह में उपस्थित होकर, यही था ना, सम्मेलन तथा समारोह में उपस्थित होकर। तीनों का एक साथ लिखवा देती हूं, सम्मेलन तथा समारोह में उपस्थित होकर। अब देखो बच्चों, पहला क्या है अपना? पहला है, लिखिए अनौपचारिक सूचना स्रोतों के, इसी के अंतर्गत तीनों का एक साथ लिखते हैं। अनौपचारिक सूचना स्रोत, अनौपचारिक सूचना स्रोत वे होते हैं, अनौपचारिक सूचना स्रोत वे होते हैं जिनमें मौखिक रूप से, जिनमें मौखिक रूप से या तो किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा, मौखिक रूप से या तो किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा, विद्वान व्यक्ति के द्वारा या मित्रों से वार्ता, या मित्रों से वार्ता अथवा किसी सम्मेलन या समारोह में, अथवा किसी सम्मेलन या समारोह में उपस्थित होकर सूचना, मौखिक रूप से उपस्थित होकर, मौखिक रूप से
उपस्थित होकर मौखिक रूप से सूचना मिलती है। मौखिक रूप से सूचना मिलती है। अब देखो बच्चों इसका क्या है, देखो बस एक सेकंड। विद्वान व्यक्ति से भेंट, मैंने बताया आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में कोई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, डेलनेट का, राजस्थान यूनिवर्सिटी, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई मिल गए और आपने उनसे बात करके कुछ कुछ अपनी जो बातें थी तो वो आपको विद्वान व्यक्ति से मिली, लेकिन वो जरूरी थोड़ी आपको बताएंगे, जरूरी थोड़ी बात करेंगे। औपचारिक में आपने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, बीलीव में, तो वो आपको पढ़ाएंगे और बीलीव की डिग्री भी देंगे, लेकिन अनौपचारिक में जरूरी थोड़ी कि आपको पढ़ाएंगे और डिग्री भी देंगे। मित्रों से वार्ता, आपके दोस्त हैं, आपको हो सकता है कि सब्जेक्ट की जानकारी दे, नहीं दे तो नहीं दे। या सम्मेलन या समारोह में, आप किसी सम्मेलन या समारोह में गए हो, किसी शादी विवाह में गए हो, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हो, वहां पर खाने के समय पे बहुत सारे लाइब्रेरी साइंस के विद्वान मिले, आपने उनसे कुछ भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बात, तो वो कोई डिग्री थोड़ी है, वो औपचारिक रूप से बाध्य भी नहीं है, वो सूचना दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। तो ये इस प्रकार से आपको नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के द्वारा सूचना मिलती है। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, सूचना स्रोत दो प्रकार के, प्रलेखीय और अप्रलेखीय। अब हम दूसरा अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका संदर्भ स्रोतों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कमेंट्स मुझे दिखा देना है। एक ही, हाँ बस यही है। आप लोग अभी बने रहिएगा क्लास में, क्लास अपनी स्टार्ट हो रही है। अब मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ाने वाली हूं। हेडिंग आप डाल लीजिए, संदर्भ स्रोतों का मूल्यांकन। संदर्भ स्रोतों का मूल्यांकन। संदर्भ स्रोतों का मूल्यांकन दिख रहा है आपको सभी को, बोर्ड पे दिख रहा है? वैसे मैं लिखवाऊंगी, देखने की वो नहीं है, बस ये खाली आपको मैंने देना, दूंगी भी नहीं, लिखना आपको। ये लाइव हो गया। अब देखिए बच्चों, संदर्भ स्रोत क्या होते हैं, रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं। मैंने आपको कल बताया था ना कि जो वकीलों को दिया जाती है सूचना, वकील के पास आप जाओगे तो सबको अलग अलग बुलाएगा, सबकी अलग अलग समस्या सुनेगा, सबकी अलग अलग समस्या का समाधान करेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, एक साथ नहीं ले सकता डॉक्टर, सबको एक साथ नहीं देख सकता क्योंकि सबकी अलग समस्या है। इसी प्रकार लाइब्रेरी में भी जब हम पर्सन टू पर्सन सर्विस देते हैं तो वो होती है रेफरेंस सर्विस। अब रेफरेंस सर्विस देने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस सोर्स चाहिए। अब ये रेफरेंस सोर्स हम लाइब्रेरी में मंगाएंगे तो वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, इसके लिए हमें पहले उसका मूल्यांकन करना आना चाहिए, क्योंकि संदर्भ ग्रंथ महंगे होते हैं। संदर्भ ग्रंथ के द्वारा बहुत सारी सूचनाएं हम अपने यूजर्स को देते हैं, तो हमें पहले उनका मूल्यांकन करना आना चाहिए। सो एक बार स्टार्ट हो जाए क्लास बच्चों। अब ये मूल्यांकन करना आना चाहिए, ये नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी भी क्लास में मैंने नहीं पढ़ाया, ये मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ आपको। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखिएगा, तैयारी भी करनी है और इसी तरीके से हमें इसको करते रहना है। तो आपका कल भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स क्या है, व्हाट इज ई डॉक्यूमेंट्स, ई बुक्स। वैसे तो ये संजय सर पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाया होगा ना कंप्यूटर में, ई बुक्स क्या है, अभी तक नहीं पढ़ाया तो वही पढ़ाएंगे वैसे वो डिटेल में। ई बुक्स, डेटाबेस और सीडी रोम, ये सारा वही बताते हैं सर। ई डॉक्यूमेंट्स मैं एक बार बात कर लूंगी, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको कराऊंगी अपने लेवल पे। हो गई।
सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ और टॉपिक का नाम है आपका इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, यानी कि संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन। और संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन के अंतर्गत पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि संदर्भ ग्रंथ क्या है, व्हाट इज रेफरेंस सोर्स। हेडिंग डाल लीजिए, इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेस। हेडिंग आप डाल लीजिए, इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेस, संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, संदर्भ स्रोतों या ग्रंथों का मूल्यांकन। संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेस। नहीं, अलग नया टॉपिक है ये। संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेस। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संदर्भ ग्रंथ या रेफरेंस सोर्स क्या है? लिखिए, संदर्भ स्रोत। संदर्भ स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं, संदर्भ स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे कि पाठक के द्वारा पूछे गए, जिनसे कि पाठक के द्वारा पूछे गए विभिन्न सामान्य व विशिष्ट प्रश्नों की, विभिन्न सामान्य व विशिष्ट प्रश्नों की, विभिन्न व सामान्य व विशिष्ट प्रश्नों की सूचना प्रदान की जाती है। सामान्य व विशिष्ट प्रश्नों की सूचना प्रदान की जाती है। अब देखिए, जैसे जैसे लिखिए नीचे इसी में, जैसे शब्दकोश, जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, शब्दकोश, विश्वकोश, वार्षिकी, शब्दकोश, विश्वकोश, वार्षिकी, हैंडबुक, जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, वार्षिकी, हैंडबुक आदि संदर्भ ग्रंथों के ही उदाहरण है। आदि संदर्भ ग्रंथों के ही उदाहरण है। अब जैसे शब्दकोश को बोलते हैं हम डिक्शनरी, विश्वकोश को बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, वार्षिकी है ईयरबुक और हैंडबुक हैंडबुक ही है, उसको हिंदी में बोलते हैं हस्त पुस्तिका। अब इसकी परिभाषा लिखिए, एएलए ग्लॉसरी के अनुसार। डेफिनेशन में लिखिए, एएलए ग्लॉसरी या एएलए शब्दावली के अनुसार, एएलए शब्दावली के अनुसार, एएलए शब्दावली के अनुसार। गुड मॉर्निंग बच्चों। एएलए शब्दावली के अनुसार संदर्भ ग्रंथों की परिभाषा, संदर्भ स्रोत की परिभाषा। एएलए शब्दावली के अनुसार संदर्भ स्रोत की परिभाषा। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मुझे लिखवाना ही है आपको ये संदर्भ स्रोत की परिभाषा। अब एएलए ने क्या कहा है? एक ऐसी पुस्तक लिखिए,
एक ऐसी पुस्तक जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है, एक ऐसी पुस्तक जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसे किसी निश्चित जानकारी के लिए ही, एक ऐसी पुस्तक जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है, एक ऐसी पुस्तक जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसे किसी निश्चित जानकारी के लिए ही, कि उसे किसी निश्चित जानकारी के लिए ही देखा जाए, इसी निश्चित जानकारी के लिए ही देखा जाए, लगातार लगातार नहीं पढ़ा जाए, लगातार नहीं पढ़ा जाए, निश्चित जानकारी के लिए ही देखा जाए, लगातार नहीं पढ़ा जाए, संदर्भ स्रोत कहलाते हैं, संदर्भ स्रोत कहलाते हैं। अब बच्चों एएलए ने क्या कहा है, एक ऐसी किताब जिसको हमें केवल एक निश्चित जानकारी के लिए देखा और फिर बंद कर दिया, वो कहलाती है रेफरेंस सोर्स। जैसे डिक्शनरी, कभी डिक्शनरी पूरी पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते हम। डायरेक्टरी, जिस व्यक्ति का नाम या पता, जिस डॉक्टर का, जिस टीचर का, जिस एडमिनिस्ट्रेटर का, पॉलिटिशियन का नंबर, नाम देखना, वो देखा, डायरेक्टरी को बंद कर दिया। विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो 32 वॉल्यूम का है, जो भी सूचना हमको देखनी है वो अल्फाबेटिकली हम देखते हैं और बंद कर देते हैं, वो कहलाती है रेफरेंस बुक। तो ऐसी किताबें एलए ने कहा है कि इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है कि हमें केवल एक निश्चित सूचना के लिए देखना है, उसको लगातार नहीं पढ़ना है। ये परिभाषा किसने दी है? एएलए ने। अब अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो एक ऐसी बुक, एक ऐसी पुस्तक जिसका उपयोग केवल पुस्तकालय के भवन तक ही सीमित है, यानी कि रेफरेंस बुक्स का इश्यू रिटर्न नहीं होता है। कभी भी आप लाइब्रेरी में से कोई डिक्शनरी, ईयर बुक, डायरेक्टरी, एनसाइक्लोपीडिया या न्यूज़पेपर कभी इशू नहीं करा के लाए होंगे? नहीं करा के लाए ना, होती ही नहीं है। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, प्रशासनिक रूप से, प्रशासनिक रूप से ऐसी पुस्तक जिसका प्रयोग, प्रशासनिक रूप से ऐसी पुस्तक जिसका प्रयोग केवल पुस्तकालय भवन तक ही सीमित है, ऐसी पुस्तक जिसका प्रयोग केवल पुस्तकालय भवन तक ही सीमित है, संदर्भ ग्रंथ कहलाती है। पुस्तकालय भवन तक ही सीमित है, संदर्भ ग्रंथ कहलाती है। अर्थात इनका इश्यू रिटर्न नहीं किया जाता। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या रेफरेंस बुक्स को इश्यू रिटर्न करते हैं? नहीं। क्या इनको पूरा पढ़ा जाता है? नहीं, पूरा भी नहीं पढ़ा जाता है इनको। अब अगर हम ये देखें, लिखिए, संदर्भ, संदर्भ पुस्तकों का, संदर्भ पुस्तकों का या रेफरेंस बुक्स का सबसे ज्यादा प्रयोग, संदर्भ पुस्तकों का सबसे ज्यादा प्रयोग लाइब्रेरियंस के द्वारा, लाइब्रेरियंस के द्वारा अपने पाठकों की,
लाइब्रेरियंस के द्वारा अपने पाठकों की त्वरित संदर्भ सेवा, अपने पाठकों की त्वरित संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सर्विस, अपने पाठकों की त्वरित संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सर्विस को पूरा करने के लिए, त्वरित संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सर्विस को पूरा करने के लिए, रेडी रेफरेंस सर्विस को पूरा करने के लिए किया जाता है। रेडी रेफरेंस सर्विस को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें पंचांग, पंचांग को बोलते हैं एल्मेनक, इसमें पंचांग, डायरेक्टरी, इसमें पंचांग डायरेक्टरी यानी कि निर्देशिका, डिक्शनरी, पंचांग डायरेक्टरी डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, पंचांग डायरेक्टरी डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश। ये सारे रेफरेंस ग्रंथ हैं, संदर्भ ग्रंथ है। एनसाइक्लोपीडिया, गजेटियर्स, गजेटियर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही आएगा ये, गजेटियर, हैंडबुक, गजेटियर, हैंडबुक, इंडेक्स, इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, मैप, मैप को बोलते हैं नक्शा, और ग्लोब, जीएल, ग्लोब आदि शामिल है, नक्शा, ग्लोब आदि शामिल है। ये सब क्या है? आपके रेफरेंस बुक्स है। कभी आप ग्लोब को देखोगे तो पूरा नहीं देखोगे, जितना आपको देखना है, जो देखना है वही देखोगे। मैप देखोगे तो पूरा नहीं देखोगे। अगर राजस्थान की नदियां याद करनी है तो नदियां देखोगे, राजस्थान के पहाड़ देखने हैं, जलवायु देखनी है, उष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, वही देखोगे, उसके अलावा हम पूरा नहीं देखते हैं। तो ये सब क्या है? रेफरेंस सोर्स। और इससे क्या होता है? लाइब्रेरियंस इश्यू रिटर्न तो करते नहीं है। किसी व्यक्ति ने कोई भी प्रश्न पूछा कि सब अभी अभी मान लीजिए डायरेक्टरी में उसने पूछा कि एसएमएस के कौन से न्यूरोलॉजिस्ट बेस्ट हैं, तो एसएमएस के न्यूरोलॉजिस्ट की लिस्ट देखिए और उसको बता दिए कि साहब ये है, देख ले ये लिस्ट है। तो वो रेडी रेफरेंस, त्वरित संदर्भ सेवा वो सेवा होती है, मैं पढ़ाऊंगी आपको, जो 5 मिनट से लेके 30 मिनट में खत्म हो जा रही है। तो उसको कहां से उत्तर दे रहे हैं हम? रेफरेंस सोर्स से। अब अगर मान लीजिए किसी ने किसी प्लेस की इंफॉर्मेशन पूछी है तो ज्योग्राफिकल सोर्स है, किसी व्यक्ति की पूछी है तो बायोग्राफिकल सोर्स है, शब्द के बारे में पूछा है तो डिक्शनरी से, शब्द का इतिहास पूछा है तो एनसाइक्लोपीडिया से, किसी डेमोग्राफिक सूचना पूछी है तो डेमोग्राफी सूचना के लिए हम क्या ले लेंगे? गाइड बुक ले लेंगे। अगर मान लीजिए किसी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के किसी शब्द का अर्थ पूछा है तो उसकी हैंडबुक ले लेंगे। मैनुअल होती है नियमावली की, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं, उस प्रकार से हम उत्तर देते हैं। तो ये संदर्भ ग्रंथ, ये कुछ मुख्य रेफरेंस सोर्स हैं। अब हम देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मूल्यांकन। आपको डिक्शनरी खरीदनी है, अपनी लाइब्रेरी के लिए एनसाइक्लोपीडिया खरीदना है, हैंडबुक खरीदनी है, डायरेक्टरी खरीदनी है, और आपको अपनी लाइब्रेरी के लिए मैनुअल्स भी खरीदने हैं कि भाई कौन कौन सी नियमावली है, कि क्या क्या नियमों के अनुसार मेरे को लाइब्रेरी में फर्नीचर खरीदना है, लाइट खरीद करवानी है, या इलेक्ट्रिसिटी, या एसी, या ह्यूमिडिटी, या टेम्परेचर कितना होना चाहिए, स्टैक रूम का जहां किताबें रख रहे हैं, रीडिंग रूम का जहां बच्चे बैठ रहे हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें रेफरेंस सोर्स देखने पड़ेंगे। रेफरेंस सोर्स देखने हैं तो हमें खरीदने पड़ेंगे। खरीदने के लिए हमें कुछ मूल्यांकन करना होता है, कौन सी डिक्शनरी खरीदें, कौन सा एनसाइक्लोपीडिया हमारी लाइब्रेरी के लिए बेहतर है, डायरेक्टरी बहुत सारी है, कौन सी ऑथेंटिक है, क्योंकि कुंजी, वन वीक सीरीज ये तो हम लाइब्रेरी में खरीदते ही नहीं है। तो हमें इसका मूल्यांकन करना आना चाहिए। अब मूल्यांकन करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी रेफरेंस सोर्स क्या है समझ आ गया?
जिनको शुरू से एंड तक पूरा नहीं पढ़ते, जिनको लाइब्रेरियंस इश्यू रिटर्न नहीं करता, जिनको लाइब्रेरियंस कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए खरीदता है, वो होते हैं संदर्भ ग्रंथ, जैसे कि डिक्शनरी, डायरेक्टरी, अलमनक, पंचांग। पंचांग देखते हैं हम, कभी कभी तो कुछ व्यक्ति रोज पंचांग देखते हैं कि सुबह जा रहे हैं तो मुहूर्त कैसा है। अब हम देखेंगे कि ये जो आपके रेफरेंस सोर्सेज हैं, ये रेफरेंस सोर्स हम किस प्रकार से खरीदें, जो संगठित सूचना प्रदान करते हैं। रेफरेंस सोर्स वो है जो कि सीमित, संगठित और सुव्यवस्थित मात्रा में सूचना प्रदान कर रहे हैं। ऐसे तो वर्ड में इतने शब्द हैं, इनका अर्थ ढूंढोगे तो पागल हो जाओगे। जब भी हमें लाइब्रेरी साइंस की डिक्शनरी एक जगह मिल गई, जब भी हमें लाइब्रेरी साइंस की हैंडबुक एक जगह मिल गई, लर्नर्ड इंस्टीट्यूट्स की डायरेक्टरी एक जगह मिल गई, डॉक्टर्स की डायरेक्टरी एक जगह मिल गई, वकीलों की डायरेक्टरी एक जगह मिल गई, तो फिर हम इसको कर लेते हैं। अब हम इसकी, जब भी आप किसी भी संदर्भ ग्रंथ को खरीदोगे, डिक्शनरी को भी खरीदोगे, तो उसका मूल्यांकन करोगे, और मूल्यांकन करने के ये अपने कुछ क्राइटेरियाज हैं। ये मूल्यांकन करने के क्राइटेरियाज हैं। लिखिए, संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन। संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से बता रही हूं, पहली बार मैं पढ़ा रही हूं, मैंने कभी नहीं पढ़ाया इस टॉपिक को। संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। किसी भी लाइब्रेरियन को अपनी लाइब्रेरी में, किसी भी लाइब्रेरियन को अपनी लाइब्रेरी में रेफरेंस सोर्स खरीदने से पहले, रेफरेंस सोर्स खरीदने से पहले उनका मूल्यांकन कुछ निश्चित मापदंडों के अनुसार, उनका मूल्यांकन कुछ निश्चित मापदंडों के अनुसार, कुछ निश्चित मापदंडों के अनुसार कर लेना चाहिए। कुछ निश्चित मापदंडों के अनुसार कर लेना चाहिए। ये मापदंड इस प्रकार हैं। अब जब भी आप कोई डिक्शनरी खरीद रहे हो तो आपको ये मापदंड देखने हैं। ये मापदंड इस प्रकार हैं। पहला है फॉर्मेट, लिख लीजिए अब इसको। मापदंड में पहला है फॉर्मेट या क्राइटेरिया, फॉर्मेट या क्राइटेरिया। दूसरा है स्कोप, तीसरा है समान कार्यों से संबंध, चौथा है अधिकार या प्राधिकार, पांचवा है ट्रीटमेंट, छठा है अरेंजमेंट, सातवां है स्पेशल फीचर, आठवां है कॉस्ट, नवा है ऑथोरिटी या अधिकार। नहीं, ये आ गया बच्चों, ये आ गया है, इसको नहीं लेना, नवे को। ये 8 लिखिए आप पहले, ऑथोरिटी पहले आ गया है। टॉपिक्स डालिए ये। अब इसमें ये पूछ लेते हैं कितने, कौन कौन से मूल्यांकन का दायरा क्या है। भाई आप खरीद रहे हो तो पहले ये चीजें देख लो। अब एक एक को मैं समझाऊंगी, लिखवाऊंगी आपको।
जब भी आप कभी लाइब्रेरियन बन जा रहे हो तो डिक्शनरी खरीद रहे हो तो ये देखो, ये सब पहले टॉपिक्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ये मानदंड है, ये क्राइटेरिया है, चेक कर लो कि फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि महंगे आते हैं ये रेफरेंस सोर्स, महंगे भी आते हैं। फिर आप पे ऑडिट ऑब्जेक्शन हमें लग जाता है कि हमने ये लोकल डिक्शनरी क्यों खरीद ली, ये लोकल एनसाइक्लोपीडिया क्यों खरीदा, ये डायरेक्टरी तो कहीं कोई नहीं पढ़ता, ये क्यों खरीद ली हमने। तो हमें ये सारे पहले मूल्यांकन मानदंड तय करने हैं, उसके बाद हमें रेफरेंस सोर्सेस को खरीदना है। अब देखो बच्चों, ये अगर आप जाओगे ऑथोरिटी तक, आपने लिख लिया ना ऑथोरिटी तक। अब इनको एक एक चीज को मैं समझाती हूँ आपको। ये आपके कुछ दायरे हैं जो मैंने आठ आठ है ना, 8 दायरे है, 8 टॉपिक्स है। अब इनको एक एक को मैं समझाऊंगी और ये 8 के अलावा बहुत सारे हो जाएंगे। पहला है, जब भी आप किसी डिक्शनरी को खरीद रहे हो, एनसाइक्लोपीडिया को खरीद रहे हो, डायरेक्टरी को खरीद रहे हो, हैंडबुक को खरीद रहे हो, मैनुअल को खरीद रहे हो, या एलमनक या पंचांग को खरीद रहे हो। पंचांग भी हर पब्लिशर का सही थोड़ी होगा। पंचांग गलत हो गया तो आपकी तो पूरी प्रिडिक्शन ही गलत हो गई, जो भी हमने जो भी डिसाइड किया वो सारा ही गलत हो गया। सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसको लिखा किसने है। मूल्यांकन करने से पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, मतलब ऑक्सफोर्ड तो रेपुटेड है, यानी कि आपका सही है। एएलए ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की जो शब्दावली निकाली है वो तो रेपुटेड है, यानी कि खरीद सकते हैं हम। पहला लिखिए मूल्यांकन में सबसे पहले लेखत्व, ऑथरशिप। नंबर 1 है ऑथरशिप या लेखत्व। इसके अंतर्गत इस बात का मूल्यांकन किया जाता है, इसके अंतर्गत इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि हम जिस संदर्भ ग्रंथ को खरीदना चाहते हैं, हम जिस संदर्भ ग्रंथ को खरीदना चाहते हैं, उसके लेखक, संपादक या प्रायोजक की प्रतिष्ठा, विद इन ब्रैकेट कर लीजिए गुडविल, प्रतिष्ठा विद इन ब्रैकेट कर लीजिए गुडविल कैसी है, गुडविल कैसी है, और इसके लिए उसके पहले से प्रकाशित ग्रंथ, और इसके लिए उसके पहले से प्रकाशित ग्रंथ, उसकी योग्यता, पहले से प्रकाशित ग्रंथ, उसकी योग्यता, इसके लिए उसके पहले से प्रकाशित ग्रंथ, उसकी योग्यता और अनुभव आदि का मूल्यांकन किया जाता है, और अनुभव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इसी के अंतर्गत उस प्रकाशक का पिछला रिकॉर्ड
जांच कर, उस प्रकाशक का पिछला रिकॉर्ड जांच कर यह भी देखा जाता है, यह भी देखा जाता है कि उस संदर्भ ग्रंथ का लगातार संशोधन किया जाता है, लगातार संशोधन किया जाता है या नहीं, लगातार संशोधन किया जाता है या नहीं। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना। सबसे पहले हमने क्या देखा, किसको ने लिखा है। वो लिखा है वो व्यक्ति प्रामाणिक है, अनुभवशील है, प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ा हुआ है, तो मतलब वो खरीद सकते हैं हम। दूसरा है उसका दायरा या स्कोप। नंबर 2 है दायरा या स्कोप। नेक्स्ट है दायरा या स्कोप। अब देखिए स्कोप का मतलब क्या है, स्कोप का मतलब क्या है। नंबर 2 लिखिए स्कोप। जब भी आप कोई रेफरेंस बुक खरीद रहे हो, मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया, डिक्शनरी खरीद रहे हो आप, डिक्शनरी के लिए सबसे पहले आपने क्या देखा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, मतलब रेपुटेड है, लगातार अपडेशन हो रहा है, बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, प्रतिष्ठा उसकी, गुडविल भी अच्छी है, तो हम खरीद सकते हैं। हम पे कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन या संस्था के किसी भी प्राधिकारी के द्वारा क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी कि आपने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्यों ली, क्योंकि वही है सबसे बेस्ट। अब दूसरा है स्कोप। मैंने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी तो ले ली, लेकिन मेरी लाइब्रेरी कैसी है, मेरी लाइब्रेरी में बैचलर बच्चे आ रहे हैं, मास्टर बच्चे आ रहे हैं, टेक्निकल बच्चे आ रहे हैं, आईआईटीज के हैं, आईआईएम के, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना। साइंस की है, आर्ट्स की है या कॉमर्स की है। तो स्कोप या दायरा क्या है, दूसरा में लिखिए स्कोप। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत संदर्भित, संदर्भित रेफरेंस सोर्स का स्कोप जांचा जाता है, या स्कोप का मूल्यांकन कर, स्कोप का मूल्यांकन कर यह देखा जाता है, यह देखा जाता है कि वह संबंधित पाठकों के लिए, संबंधित पाठकों के लिए उपयोगी होगा, या संबंधित पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को, संबंधित पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को, संबंधित पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को, संबंधित पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करेगा या नहीं, संबंधित पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करेगा या नहीं। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, ऑथरशिप। दूसरा क्या बताया, स्कोप। तीसरा लिखिए पर्पज या उद्देश्य। थर्ड वन इज पर्पज। क्यों लिखा है, क्या उद्देश्य है, लिखा होता है वहीं पे। दिस बुक, इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य, वो आपको देखना है। तीसरा नंबर लिखिए उद्देश्य या पर्पज, उद्देश्य या पर्पज। किसी भी संदर्भ ग्रंथ की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने का, किसी भी संदर्भ ग्रंथ की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने का, प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने का तीसरा प्रमुख, तीसरा प्रमुख कारक, तीसरा प्रमुख कारक उसके उद्देश्य को जांचना है,
उसके उद्देश्य को जांचना है और यदि वह हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, यदि वह हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, तो उसे पुस्तकालय के लिए खरीदा जा सकता है। तो उसे पुस्तकालय के लिए खरीदा जा सकता है। हमारा पर्पस क्या है? हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, किसको चाहिए? नेक्स्ट है कवरेज। कवरेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कवरेज बहुत खाली ऊपर ऊपर का ही लिया लाइब्रेरी साइंस का, या पूरा लाइब्रेरी साइंस का बहुत गहराई से शब्द दिए हैं। कवरेज या कवरेज को बोलते हैं, कवरेज ही बोलेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में। कवरेज इसके अंतर्गत उस संदर्भ ग्रंथ की इसके अंतर्गत उस संदर्भ ग्रंथ की विषय वस्तु की उस संदर्भ ग्रंथ की विषय वस्तु की सीमा को जानने का प्रयास किया जाता है। विषय वस्तु की सीमा को जानने का प्रयास किया जाता है। अर्थात उसमें केवल बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, या गहन जानकारी, या गहन जानकारी, और उसी के आधार पर और उसी के आधार पर उसे खरीदा जाए या नहीं, और उसी के आधार पर उसे खरीदा जाए या नहीं, यह तय किया जाता है। खरीदा जाए या नहीं, यह तय किया जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों? जब ये देखिए मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको देखनी है। स्कोप में क्या देखोगे, ठीक है ना? कवरेज में आप क्या देखोगे, पर्पस में क्या देखोगे, लेखत्व में किसकी जांच की जाएगी, लेखक की। ये सारे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नवीनता या अपडेशन। नेक्स्ट लिखिए, नवीनता या अपडेशन। ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ ना 7-8, वही टॉपिक्स को डिस्क्राइब कर रही हूं अभी। नवीनता या अपडेशन। संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन में संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन में यह भी जांचना अत्यंत आवश्यक है। संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन में यह भी जांचना अत्यंत आवश्यक है कि हम जो डिक्शनरी या ईयरबुक डिक्शनरी या ईयरबुक अपनी लाइब्रेरी में लेना चाहते हैं अपनी लाइब्रेरी में लेना चाहते हैं वो अपडेटेड है या नहीं,
वो अपडेटेड है या नहीं, और उसका कॉपीराइट ईयर भी देखा जाना चाहिए। कब कॉपीराइट है, उसका कॉपीराइट वर्ष भी देखा जाना चाहिए। कॉपीराइट ईयर भी देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची क्या होती है? ग्रंथ सूची, आप कभी भी किसी बुक का चैप्टर पढ़ते हो तो उसके पीछे बिब्लियोग्राफी लगी होती है ना। ग्रंथ सूची मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए उसने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े उनकी सूची है। तो वो ग्रंथ सूची से हमें पता लगता है कि क्या उसने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, या लोकल बुक के आधार पे उसने या आर्टिकल या डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया लिख दिया। अगर लोकल डॉक्यूमेंट के आधार पर लिखना है तो हमें नहीं खरीदना है। जो बिब्लियोग्राफी एंड साइटेशंस होते हैं, साइटेशन भी ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति को जितनी बार साइट किया गया मतलब उसका यानी कि वो अच्छा इंपॉर्टेंट लेखक है। बार बार उसको कोई व्यक्ति उसकी सूचना को यूज कर रहा है। हम बार बार रंगनाथन को देख रहे हैं क्योंकि रंगनाथन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के फादर हैं। दे डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग thoroughly very deeply, so it's very much important that we have to see or we have to evaluate about the bibliography also। ग्रंथ सूची क्या है, उसमें जो पीछे ग्रंथ सूची लगी है क्या वो अच्छे अच्छे ग्रंथ को पढ़कर तैयार की गई है? तो मतलब अच्छे ग्रंथ को पढ़ के तैयार की गई है तो वो अच्छी होगी। लिखिए ग्रंथ सूची किसी भी रेफरेंस सोर्स की गुणवत्ता को जांचने का, किसी भी रेफरेंस सोर्स की गुणवत्ता को जांचने का एक महत्वपूर्ण, किसी भी रेफरेंस सोर्स की गुणवत्ता को जांचने का एक महत्वपूर्ण कारक उसकी ग्रंथ सूची को जांचना भी है। उसकी ग्रंथ सूची को जांचना भी है जिससे यह पता लगता है, जिससे यह पता लगता है कि उस संदर्भ ग्रंथ को, कि उस संदर्भ ग्रंथ को तैयार करने के लिए जिन ग्रंथों को देखा गया है, जिन ग्रंथों को देखा गया है वे प्रामाणिक या सटीक हैं कि नहीं, वे प्रामाणिक या सटीक हैं कि नहीं, प्रामाणिक या सटीक हैं कि नहीं। नेक्स्ट है बच्चों ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवस्थापन। मैं कर देती हूँ इसको सही। ट्रीटमेंट मीन्स व्यवस्थापन। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट या व्यवस्थापन। ये सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए दिया जा रहा है कि आपका नया टॉपिक है एंड यू आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। सो सभी बच्चे नोट्स बना लें। ये आपका सभी सेकंड और थर्ड ग्रेड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बुक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है अभी तक। आप अगर एमसीक्यूज भी देखोगे तो नहीं है और थ्योरी भी देखोगे तो नहीं है बुक्स में। तो इसलिए मैं इसको सभी बच्चों को प्रोवाइड करा रही हूँ कि वो अपना अपडेशन रहे और इस टॉपिक को कर लें अपना प्रिपेयर। बहुत आराम से धीरे धीरे आपको नोट्स लिखवाऊंगी मैं। अब देखिए बच्चों ट्रीटमेंट या व्यवस्थापन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी, सारे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन। तो देखिए बच्चों, आप मान लीजिए बहुत अच्छा लेखक है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, बहुत बढ़िया बढ़िया
एडिटर्स के द्वारा तैयार किया गया है। शब्दों की हमने जांच कर ली, बहुत अच्छी है। स्कोप हमने देख लिया पूरा, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि वो अपडेशन भी उसका सही है। कॉपीराइट भी हमने देख लिया कि 2024 का ही कॉपीराइट ईयर है, तो मतलब हम खरीद सकते हैं। अब हमें क्या देखना, उसमें सूचनाएं जो लिखी गई है वो अरेंजमेंट उनका कैसा है। अगर उनका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि उनमें से हम सूचना को आसानी से खोज ही नहीं पा रहे, जैसे लाइब्रेरी में अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, लाइब्रेरी में बुक्स है, कर्मचारी भी है, फर्नीचर भी है, बट उनका अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, आपने उनको व्यवस्थित नहीं किया, तो वो पुस्तकें उपयोग के लिए नहीं होगी। तो इसी प्रकार रेफरेंस सोर्स जो आपने परचेज किया है उसमें जो सूचनाएं दी गई है उनका व्यवस्थापन कैसा है, क्या आपको तुरंत सूचना मिल रही है या आपको घंटों लगाने पड़ रहे हैं। तो अरेंजमेंट या व्यवस्थापन लिखिए। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि संदर्भ ग्रंथों में दी जाने वाली, संदर्भ ग्रंथों में दी जाने वाली सूचनाओं का व्यवस्थापन, संदर्भ ग्रंथों में दी जाने वाली सूचनाओं का व्यवस्थापन कैसा है। वो अल्फाबेटिकल है या क्लासिफाइड, यानी आनुवर्णिक है या वर्गीकृत। वो अल्फाबेटिकल है या क्लासिफाइड, वो अल्फाबेटिकल है या क्लासिफाइड। और पाठकों को अल्फाबेटिकल है या क्लासिफाइड, और पाठकों को सूचना तुरंत प्राप्त करने में कितना सहायक है, और पाठकों को सूचना तुरंत प्राप्त करने में कितना सहायक है। हाउ इज हेल्पफुल टू recall or search the relevant information related to our user or our library professionals। यूजर नहीं ढूंढ पा रहा तो आप ढूंढ के दोगे तो आपको मिल रही है कि नहीं, तब तो आप दे पाओगे, नहीं तो बेकार है। खूब लाइब्रेरी में एक अच्छा फर्नीचर है, अच्छी किताबें, पर अरेंजमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही सूचना का अरेंजमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए एक्यूरेसी या सटीकता। एक्यूरेसी या सटीकता, एक्यूरेसी है कि नहीं, जो बात कही गई है उसमें कहीं भ्रम तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है। एक्यूरेसी या सटीकता, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत यह देखा जाता है, इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जिस रेफरेंस सोर्स को, कि जिस रेफरेंस सोर्स को हम खरीदना चाह रहे हैं, जिस रेफरेंस सोर्स को हम खरीदना चाह रहे हैं उसमें दिए गए तथ्य, उसमें दिए गए तथ्य कितने विस्तृत, कितने विस्तृत, विश्वसनीय, कितने विस्तृत विश्वसनीय, पूर्ण अथवा सटीक है। विस्तृत, विश्वसनीय, पूर्ण अथवा सटीक है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी।
इसके अंतर्गत इस बात की जांच की जाती है, इसके अंतर्गत इस बात की जांच की जाती है कि संदर्भ ग्रंथों में विभिन्न विषय या पक्षों का वर्णन, विभिन्न विषय या पक्षों का वर्णन समान किया गया है या नहीं, विभिन्न विषय या पक्षों का वर्णन समान किया गया है या नहीं। अर्थात किसी एक विषय को अन्य विषयों की तुलना में, किसी एक विषय को अन्य विषयों की तुलना में अधिक महत्व तो नहीं दिया गया है, अधिक महत्व तो नहीं दिया गया है। इसकी जांच की जाती है, अधिक महत्व तो नहीं दिया गया है, इसकी जांच की जाती है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं पार्शियलिटी है कि डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पूरा डीडीसी दे रखा है, कोलन क्लासिफिकेशन के शब्द ही नहीं है। ये भी हम देख लेते हैं, भाई सीसी भी है, डीडीसी भी है, थोड़ी थोड़ी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन भी दी है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी दी है, तो हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल या शैली, कैसी स्टाइल में लिखा है, अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है, वर्ड बहुत टफ है या इजी है या मीडियम साइज के हैं, स्टाइल या शैली। शैली हमें यह बताती है, शैली हमें यह बताती है कि क्या लेखन का स्तर, लेखन का स्तर बहुत हाई या, लेखन का स्तर बहुत हाई या लो लेवल का तो नहीं है, बहुत हाई या लो लेवल का तो नहीं है। अर्थात कि लो लेवल का तो नहीं है, अर्थात कि जिस रेफरेंस सोर्स को, जिस रेफरेंस सोर्स को हम खरीदना चाह रहे हैं, जिस रेफरेंस सोर्स को हम खरीदना चाह रहे हैं, वह हमारे पाठकों के लिए, वह हमारे पाठकों के लिए सही है कि नहीं, वह हमारे पाठकों के लिए सही है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस या अनुक्रम, किस सीक्वेंस में सूचना दी गई है, सीक्वेंस या अनुक्रम, सीक्वेंस या अनुक्रम। यदि किसी संदर्भ ग्रंथ में, यदि किसी संदर्भ ग्रंथ में सूचनाओं को अल्फाबेटिकल यानी आनुवर्णिक
क्रोनोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल, क्रोनोलॉजिकल यानी कि कालानुक्रमिक, अल्फाबेटिकल, क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रमिक, इंडरलाइन किया है मैंने, कालानुक्रमिक, भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक, भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिक, टेबुलर यानी कि सारणीबद्ध, टेबुलर यानी कि सारणीबद्ध, वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाइड, क्लासिफाइड, आदि क्रम में, आदि क्रम में दिया है कि नहीं, आदि क्रम में दिया है कि नहीं, और विषयों का व्यवस्थापन, और विषयों का व्यवस्थापन पदानुक्रम में, हिरारकी में, पदानुक्रम में यानी पहले पिताजी, फिर बेटा, फिर पोता, फिर पड़पोता, विषयों का क्रम पदानुक्रम में है या नहीं, विषयों का क्रम पदानुक्रम में है या नहीं। मतलब जैसे क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन में डीडीसी, फिर डीडीसी में 10 मेन क्लास, फिर 10 के बाद 100 मेन क्लास, देन 1000 मेन क्लास, इस तरीके से व्यवस्थापन किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका अनुक्रम के बाद इंडेक्सिंग, इंडेक्स देते हैं ना, किताबों का इंडेक्स भी तो दिया होता है, वो कैसा दिया है। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग या इंडेक्स, अनुक्रमणे का, इंडेक्सिंग या इंडेक्स। पुस्तकालयों के लिए, पुस्तकालयों के लिए किसी भी प्रकार के, पुस्तकालयों के लिए किसी भी प्रकार के रेफरेंस सोर्स को खरीदते समय, रेफरेंस सोर्स को खरीदते समय उसके इंडेक्स की जांच भी कर लेनी चाहिए, उसके इंडेक्स की जांच भी कर लेनी चाहिए। कि इंडेक्स में क्रॉस रेफरेंसेस भी दिए गए हैं या नहीं, इंडेक्स में क्रॉस रेफरेंसेस भी दिए गए हैं या नहीं, इंडेक्स में क्रॉस रेफरेंसेस भी दिए गए हैं या नहीं। नेक्स्ट है फॉर्मेट या प्रारूप। ये आ गया क्या, फॉर्मेट आ गया क्या बच्चों, पहले प्रारूप आया है कि नहीं आया, देखो नहीं आया तो लिखिए फॉर्मेट या प्रारूप, फॉर्मेट या प्रारूप। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सूचनाओं के बाहरी व आंतरिक प्रारूप को, सूचनाओं के बाहरी व आंतरिक प्रारूप को जांचा जाता है, सूचनाओं के बाहरी व आंतरिक प्रारूप को जांचा जाता है, अर्थात उसकी बाइंडिंग, उसकी बाइंडिंग,
उसके पेजों की क्वालिटी, उसकी पेजों की क्वालिटी, टाइपिंग आदि, पेजों की गुणवत्ता, टाइपिंग आदि सही है या नहीं, टाइपिंग आदि सही है या नहीं। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस या चित्रण, ये देख के लिख लेना, इलस्ट्रेशन या चित्रण, इलस्ट्रेशन या चित्रण। अब इसका क्या मतलब है बच्चों चित्रण का, इलस्ट्रेशन या चित्रण। हर किताब में, चाहे वो डिक्शनरी हो, एनसाइक्लोपीडिया, कुछ टेबल्स दी होती है, कुछ पिक्चर्स दिए होते हैं। अगर आपको ये बताया है कि कैटलॉग कैबिनेट क्या होता है, तो उसका छोटा सा पिक्चर दिया है, मेलविल ड्यूई का छोटा, तो हमको ये देखना है कि टेबल सही से बनी है कि नहीं, पिक्चर सही से दिख रहे हैं कि नहीं, विजिबल है कि नहीं, समझने वाले हैं कि नहीं। इलस्ट्रेशंस लिखिए, इसके अंतर्गत संदर्भ ग्रंथों में, इसके अंतर्गत संदर्भ ग्रंथों में दिए गए, संदर्भ ग्रंथों में दिए गए विभिन्न चित्रों, विभिन्न चित्रों, टेबल्स आदि की गुणवत्ता को जांचा जाता है, चित्रों, टेबल्स आदि की गुणवत्ता को जांचा जाता है। नेक्स्ट है आपका चित्रण के बाद विशिष्टता, स्पेसिफिकेशंस, डिस्टिंक्शंस, विशिष्टता या स्पेशल फीचर कर लेना इसको, विशिष्टता यानी स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर या विशिष्टता। इसमें यह देखा जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि जिस संदर्भ ग्रंथ को, जिस संदर्भ ग्रंथ को हम अपने पुस्तकालय के लिए, जिस संदर्भ ग्रंथ को हम अपने पुस्तकालय के लिए खरीदना चाह रहे हैं, हम अपने पुस्तकालय के लिए खरीदना चाह रहे हैं, उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है, उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो अन्य संदर्भ ग्रंथों में नहीं है, जो अन्य संदर्भ ग्रंथों में नहीं है। इसके लिए, इसके लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, इसके लिए हमें कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, इसके लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। मतलब कि डिफरेंट जो आपकी बाकी जो है उनसे हमको देखना पड़ता है कि उनमें क्या है और इसमें क्या नहीं है, कि हम इसको ही लें, यही वाली डिक्शनरी खरीदें, इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है, कौन इसकी, हम इसको परचेज क्यों करें। ये तो जो मैं आपको दिखाया, ये मैंने आपको दिखाए हार्ड कॉपीज में डिक्शनरी है, हार्ड कॉपी में एनसाइक्लोपीडिया, हार्ड कॉपी में ईयर बुक है, बायोग्राफिकल है। अब आजकल हार्ड कॉपी से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथ आ गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया देखते हो आप, विकीपीडिया क्या है, एनसाइक्लोपीडिया है,
और वहां से आप इंफॉर्मेशन लेते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो या देख रहे हो, अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो, उनका भी मूल्यांकन आपको पता करना है। तब आपको देखना है कि मैं इस इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से इंफॉर्मेशन लू या ना लू। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन। इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्सेस। इवैल्यूएशन ऑफ, आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्सेस। इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ ग्रंथों का मूल्यांकन। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन की अगर अपन बात करते हैं तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ ग्रंथों में जैसे मैंने आपको बताया विकिपीडिया है ना, ये वेब एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। विकिपीडिया को कभी भी ऑथेंटिक नहीं मानना चाहिए, उससे कोई भी आप सूचना ले रहे हो तो वो प्रामाणिक या विश्वसनीय नहीं है। लेकिन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अगर ऑनलाइन है तो वो प्रामाणिक है, अगर डीडीसी ऑनलाइन है तो प्रामाणिक है, क्योंकि फिजिकल फॉर्मेट में भी है। अगर कोई आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ऑनलाइन ले रहे हो तो वो प्रामाणिक होगी। सबसे पहले हमें क्या देखना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का? सबसे पहले देखिए कि उसका प्रोग्रामर कौन है, नंबर 1 है। उसका जनक कौन है, प्रायोजक कौन है, नंबर 1 है। नंबर 1 है प्रायोजक, प्रायोजक स्पॉन्सर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल संदर्भ ग्रंथ की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल संदर्भ ग्रंथ की गुणवत्ता के लिए सबसे पहले यह देखना चाहिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका जनक कौन है। देखना चाहिए कि उसका जनक कौन है। नंबर 2 है अथॉरिटी या प्राधिकार, प्राधिकार या अथॉरिटी, प्राधिकार या अथॉरिटी। इसमें यह देखा जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि इसे किस अधिकार से प्रस्तुत किया गया है, किस अधिकार से प्रस्तुत किया गया है, इसे किस अधिकार से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 3 है विशिष्टता, स्पेशल फीचर, विशिष्टता या स्पेशल फीचर। इसमें देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि सूचना प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म की क्या विशिष्टता है, सूचना प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म की क्या विशिष्टता है। स्पेशल फीचर क्या है, उसके विशिष्टता क्या है।
नेक्स्ट है सटीकता या एक्यूरेसी। सटीकता या एक्यूरेसी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि विकिपीडिया में कोई सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी उसको अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। सटीकता या एक्यूरेसी लिखिए। सटीकता यह बताती है, सटीकता यह बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्स में दी गई सूचना, इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्स में दी गई सूचना कितनी व्यापक, गहन, कितनी व्यापक, गहन और अपडेटेड है, कितनी व्यापक, गहन और अपडेटेड है। नेक्स्ट है दर्शक और ऑडियंस या यूजर। दर्शक या यूजर या पाठक कर लीजिए। इसमें देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि जिस इलेक्ट्रॉनिक सोर्स को, जिस इलेक्ट्रॉनिक सोर्स को हम अपनी लाइब्रेरी के लिए, हम अपनी लाइब्रेरी के लिए लेना चाहते हैं, हम अपनी लाइब्रेरी के लिए लेना चाहते हैं, उसके पाठक कौन है, उसके पाठक कौन है। नेक्स्ट है रेफरेंस या संदर्भ या बिब्लियोग्राफी भी कह सकते हैं, संदर्भ। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत इस बात की जांच की जाती है, इसके अंतर्गत इस बात की जांच की जाती है कि जिस इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्स को, जिस इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्स को हम लेना चाह रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक सोर्स को हम लेना चाह रहे हैं, उसे तैयार करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए कौन सी मूल रचनाओं को, कौन सी मूल रचनाओं को काम में लिया गया है, कौन सी मूल रचनाओं को काम में लिया गया है। नेक्स्ट है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? यूजर फ्रेंडली लिख लो आप तो, यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट है यूजर फ्रेंडली, उपयोगकर्ता अनुकूल। हिंदी में बोलते हैं उपयोगकर्ता अनुकूल, उपयोगकर्ता अनुकूल। अब क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब कर लेते हैं और हमारी लाइब्रेरी के यूजर देखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कैसे देखें, कैसे ढूंढे। लिखिए, इसमें इस बात की जांच की जाती है, इसमें इस बात की जांच की जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स,
जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हम लेना चाहते हैं वो उपयोगकर्ताओं को खोजने में आसान, तेज और अनुकूल है कि नहीं। आसान, तेज और अनुकूल है कि नहीं। आसान, तेज और अनुकूल है कि नहीं। नेक्स्ट और लास्ट है तुलना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्स को खरीदते समय, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्स को खरीदते समय इसकी तुलना इसके अन्य प्रारूपों जैसे इसके सीडी रोम या प्रिंट वर्जन से भी कर लेनी चाहिए। सीडी रोम या प्रिंट वर्जन से भी कर लेनी चाहिए। भाई सीडी रोम हमें ठीक है या प्रिंट वर्जन सही है या इलेक्ट्रॉनिक लें? देखें, हमें सब कुछ ठीक है, फिट है, कॉस्ट में यूजर फ्रेंडली है, तो ही खरीदना चाहिए। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय बच्चों। टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद करें और पढ़ते